फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आइए देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या क्या हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी जे ब्लिंकन कल भारत आ रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि इस दौरे में अमेरिका और भारत के बीच तालिबान को लेकर बात होगी। आज हम आपको अफगानिस्तान के हालात दिखाएंगे और बताएंगे कि ऐसे हालात में हिंदुस्तान को संकट मोचक की तरह क्यों देखा जा रहा है। इसकी सारी संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे। आज हम आपको देश में विकराल होती बाढ़ दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे और पहाड़ से हो रही पत्थरों की बरसात भी दिखाएंगे। ये दोनों ही तस्वीरें बताती हैं कि कोरोना काल के बावजूद कुदरत ने हिंदुस्तान का इम्तिहान लेना नहीं छोड़ा है। ये फिक्र लगातार बड़ी होती जा रही है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आज राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाकर विरोध जताया, तो आज महिलाओं ने किसान संसद में मोर्चा संभाला। लेकिन इन विरोधों के बीच ही एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले देशों में भारत ने टॉप 10 में जगह बना ली है। दिल्ली की किसान क्रांति के बीच ही खेतों के किसान कौन सी क्रांति कर चुके हैं, इसे विस्तार से बताएंगे हम आपको। आज सावन का पहला सोमवार है और आज मंदिरों में कोरोना के खिलाफ चल रहा तप टूटता दिखा। दरअसल देश को लगने लगा है कि महामारी का दौर गुजर चुका है, लेकिन आज हम आपको अमेरिका के हालात से समझाने की कोशिश करेंगे कि अभी कितना बड़ा खतरा बाकी है। फिक्र की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो कि आ रही है असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद भड़क गया है। दोनों राज्यों के बॉर्डर पर असम के सुरक्षा बल और मिजोरम के नागरिकों के बीच झड़प हो गई है। इतना ही नहीं, इस झड़प में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं। एसपी समेत 65 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में दखल देने की मांग की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मुझे बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि असम पुलिस के 6 वीर जवानों ने असम मिजोरम बॉर्डर पर हमारे प्रदेश की सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। फिलहाल असम मिजोरम बॉर्डर पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। विपिन, क्या जानकारी है? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए, पूर्वोत्तर के 2 राज्यों की सीमा आपस में जहां पर लगती है, असम और मिजोरम की ये सीमा लगती है, वहां पर सीमा का विवाद था। उसी को सुलझाने के लिए दोनों तरफ की पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी और उसी दौरान जो उपद्रवी थे वो अचानक असम पुलिस पर हमलावर हो जाते हैं, जिसमें अब तक जो जानकारी दी गई है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा, हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, कि 6 जवानों की मौत हो गई है, लगभग 50 लोगों को चोटें आई हैं। इसके अलावा उस जिले के एसपी भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल माहौल वहां पर शांतिपूर्ण है, तनाव जरूर बरकरार है, लेकिन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो मिजोरम के हो या फिर असम के हो, आपस में बातचीत की है और इसमें केंद्र सरकार से भी दखल देने की मांग की गई है। ये जरूर है कि आज स्थिति उस समय अचानक खराब हो गई जब वहां पर एक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों, पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों की, असम और मिजोरम की पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी। वहां पर बातचीत जारी थी और उसी दौरान उपद्रवियों ने हमला कर दिया और उस हमले में असम पुलिस के अभी लगभग 6 जवानों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। आप जो बता रहे हैं बहुत चिंताजनक खबर है और हैरान करने वाली खबर है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और अब फिक्र में बात हिंदुस्तान के सबसे करीबी दोस्तों में से एक अफगानिस्तान की, जो फिलहाल तालिबान के हमले से करा रहा है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान एक बार फिर से युद्ध की आग में जल रहा है। तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान के अधिकांश इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं और अफगान सैनिक काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ तालिबान की ताकत बढ़ती जा रही है। तालिबान दावा कर रहा है कि जल्द ही पूरा अफगानिस्तान उसकी मुट्ठी में होगा। ऐसे में दुनिया जानना चाहती है कि आखिर अफगानिस्तान से तालिबान का खौफ खत्म कैसे होगा। यह फिक्र बड़ी है। नेटो, सुपर पावर अमेरिका और तालिबानी आतंकियों से त्रस्त अफगानिस्तान के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। ऐसे हालात में सबकी नजरें हिंदुस्तान पर टिकी हैं। सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या भारत अफगानिस्तान संकट का क्राइसिस मैनेजर है? क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल भारत दौरे पर आ रहे हैं। ब्लिंकन की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब तालिबान ने अफगान सेना को पीछे धकेलते हुए देश के कई अहम
हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत दौरे में बातचीत के एजेंडे में अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर विशेष रूप से चर्चा हो सकती है। एंटनी ब्लिंकन की प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को भारत से काफी उम्मीदें हैं। पिछले कुछ सालों में भारत की ताकत बढ़ी है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे ताकतवर देशों के साथ क्वाड में भारत शामिल है। दूसरी ओर दक्षिण एशिया में भारत अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, ट्रस्टेड अलाई जिसे कहते हैं। ऐसे में भारत से अमेरिका की उम्मीद बढ़ना स्वाभाविक है। अहम बात यह है कि जख्म से करा रहे अफगानिस्तान को भी भारत से बड़ी उम्मीद है। अफगानिस्तान आर्मी के चीफ भी इसी दौरान भारत आने वाले थे, लेकिन हालात की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया है। अफगानिस्तान से तालिबान के सफाई के लिए एक बार फिर अमेरिका पूरी ताकत झोंक चुका है। अफगानिस्तान की सरकार और सेना पूरा दम लगा चुकी है। बावजूद इसके अफगानिस्तान में तालिबान का नरसंहार जारी है। तालिबानी आतंकी सरेआम स्कॉलर, बुजुर्गों, सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों और महिलाओं को मौत के घाट उतार रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर अफगानिस्तान में बर्बरता का दूसरा नाम बनता जा रहा है। यहां हर तरफ बम, गोला बारूद की गूंज है। भीषण तबाही का मंजर है। कहीं गोलियों से छलनी होते अफगानी जवान हैं, कहीं निर्दोष लोगों की चीख पुकार है, कहीं बेबस महिलाओं और बच्चों पर जुल्म की इंतहा है। अफगानिस्तान से आ रही रूह कपाने वाली ऐसी तस्वीरें भारत समेत पूरी दुनिया को विचलित कर रही हैं, परेशान और हैरान कर रही हैं। हिंदुस्तान से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर एक दोस्त मुल्क का मुस्तकबिल खून से रंग चुका है। यही भारत की बड़ी फिक्र बन गई है, क्योंकि तालिबान के निशाने पर न सिर्फ अफगानी सैनिक हैं, बल्कि आम लोग, महिलाएं और मासूम बच्चे हैं। अब तो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। वाकई यहां आतंकवादियों के अत्याचार की आती है। इसमें बेलगाम हो चुके तालिबान के खूनी तांडव की पराकाष्ठा है। अफगानिस्तान में तालिबान का नरसंहार हर दिन बढ़ता जा रहा है। गजनी के मलिस्तान जिले में भी तालिबानी आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला है। अफगान सैनिक, नागरिकों समेत 43 लोगों की बेरहमी से हत्या। पहले तालिबानियों ने सैनिकों और नागरिकों को बंदी बनाया, फिर सभी को गोलियों से भून डाला और तालिबानियों ने यह सब मस्जिद के बाहर किया। इनमें कई परिवार ऐसे थे जो तालिबानी अत्याचार के डर से परिवार के साथ इलाका छोड़कर जा रहे थे, लेकिन आतंकवादियों के हत्थे चढ़ गए और बेमौत मारे गए। यहां तालिबानी खुलेआम लोगों के घरों में घुसे, लूटपाट की और घरों को फूंक दिया। तालिबानियों ने ऐसे लोगों की हत्या की जो युद्ध भी नहीं लड़ रहे। काबुल के पास हाजी पैक में आतंकवादियों ने 5 लोगों को पहले टॉर्चर किया, फिर गोलियों से भून दिया। तालिबान के इस खौफ से हजारों की तादाद में आम नागरिक घर छोड़कर काबुल चले गए हैं, जहां फिलहाल सरकार का नियंत्रण है। अमेरिका भी तालिबान की बर्बरता से चिंतित है। तालिबान का क्रूर और जल्लादी चेहरा अफगानिस्तान के हर इलाके से सामने आ रहा है। तालिबान आतंकवादियों ने कंधार से 33 लोगों को अगवा किया। इनमें इस्लामिक स्कॉलर, बुजुर्ग और पत्रकार शामिल थे। सभी को स्पिन बोल्डक में एक मैदान में जमा कर दिया गया और फिर जो हुआ उसकी तस्दीक तस्वीर कर रही है। एक एक कर सभी लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। एक एक शख्स को कई गोलियां दागी गई। यकीनन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर खुद को तालिब कहने वाली ये तालिबानी जल्लाद हैं, जो स्कॉलर, बुजुर्गों, सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों और महिलाओं की बलि ले रहे हैं। अफगानिस्तान में आम लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। हेलमंद के रिहायशी इलाके में तालिबानियों ने कई घरों पर कब्जा कर लिया। अफगानी आर्मी बचाने पहुंची तो आम लोगों को ढाल बनाकर आतंकी गोले दागते रहे और फिर आम लोगों को ही घर से बाहर निकालकर सेना के सामने कर दिया।
अब तो तालिबान आतंकवादियों ने अफगानी और अमेरिका के टैंकों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ ही अमेरिकी फौज भी एक्शन में आ गई है और तालिबान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। अफगानी फोर्स ने 2 प्रांतों में तालिबानी अड्डों पर हवाई हमला किया है। दोनों जगहों पर 35 आतंकी मारे गए हैं, जबकि कई जख्मी हुए। अमेरिकी सेना ने कंधार में भी तालिबान के 2 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। दक्षिणी हेलमंद के लश्करगाह में एयर स्ट्राइक की गई है। यहां हमले में 14 तालिबानियों की मौत हुई है। मुरगब और हसन तब्बिन में भी हवाई हमले में 19 आतंकवादी मारे गए। अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रही अफगानी सेना आसमान से प्रचंड प्रहार कर रही है, लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान का खेल भी सामने आ रहा है। मारे गए तालिबानियों के पास से पाकिस्तानी आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान ने 39 पाकिस्तानियों के शव पाकिस्तान को सौंपे हैं। ये अफगान सेना के ऑपरेशन में मारे गए। खबर है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक आतंकी बनकर तालिबान के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। तालिबान के साथ चेचन्या, ISIS और पाकिस्तान के आतंकी भी लड़ रहे हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान के करीब आतंकियों का ये जमावड़ा देश के लिए बड़ी फिक्र है। हर बीतते दिन के साथ तालिबान अफगानिस्तान में आतंकियों की हुकूमत की नींव मजबूत कर रहा है। अब तक भारत अफगानिस्तान में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश अलग अलग परियोजनाओं में कर चुका है। अब तालिबानी उन परियोजनाओं को निशाना बना रहे हैं, लिहाजा हिंदुस्तान भी चिंतित है। रूस ने भी कहा है कि अफगानिस्तान में भारत के अहम हित हैं और नई दिल्ली को तय करना है कि उसे किस सीमा तक अपनी भागीदारी बढ़ानी है। हालांकि एक सच यह भी है कि भारत दूसरे देशों के मामले में मिलिट्री एक्शन से बचता रहा है। अब फिक्र देश में बाढ़ से मचे हाहाकार की। मैदान से पहाड़ तक इन दिनों बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम मचा है, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी महाराष्ट्र में दिख रही है, जहां 5 दिनों से बाढ़ ने लाखों लोगों को जल बंधक बना लिया है। यहां बारिश और बाढ़ से 13 जिलों के 875 गांव प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 2,30,000 लोगों को निकाला गया है। बाढ़ के कहर से 4 दिनों में 164 लोगों की जान चली गई है। 3,000 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई है। फिक्र यहां है यह भी कि करीब 2.25 लाख हेक्टेयर की खेती तबाह हो चुकी है। करीब 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। TV9 भारतवर्ष लगातार आपको बाढ़ में डूबे महाराष्ट्र का दर्द दिखा रहा है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हमारी टीम ड्रोन कैमरे के साथ कोल्हापुर में पहुंची, जहां समंदर बने शहर में चारों तरफ तबाही तैर रही थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ना बस्ती बची, ना मकान, ना सड़कें रही, ना दुकान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुदरत का ऐसा क्रोध बरपा कि करीब 20 फीट पानी में घर-बार, खेत खलिहान सब डूब गए। कोल्हापुर में बारिश, बाढ़ से मची बर्बादी का 5वां दिन। अभी भी हाईवे के किनारे 7 से 8 फीट पानी भरा हुआ है। कहीं कहीं तो सैलाब हाईवे के ऊपर से बह रहा है और ये सब कुछ TV9 भारतवर्ष के ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। इस वक्त मैं कोल्हापुर हाईवे पर हूं। यहां से कोल्हापुर शहर करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर है और स्थिति हम आपको कोल्हापुर के हाईवे के और आसपास की दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कोल्हापुर हाईवे की क्या स्थिति है। इस हाईवे के ठीक बगल में एक तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर देखिए शादी का हॉल है, इसके अलावा अलग अलग शेड हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर से आप देखिए अभी भी हाईवे के ठीक बगल में करीब 6 से 7 फुट पानी है और यहाँ पर तमाम जो कई गाड़ियाँ भी खड़ी हैं जो हम देख पा रहे हैं, ये गाड़ियाँ भी डूब चुकी हैं। ये खेत आप देख पा रहे हैं,
खेत ये गन्ने का है। जो रेस्क्यू टीम की एक हम देख पा रहे हैं कि जेसीबी वो यहाँ पर जो है ब्लॉक है, पूरी तरह से खड़ी है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल पा रही। ये देखिए एक जेसीबी यहाँ खड़ी की गई है। इसके अलावा हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर पानी ऊपर से पूरी तरह से भरा है। एक जेसीबी मशीन यहाँ पे जो है डूबी हुई है। कई गाड़ियाँ हम देख रहे हैं पानी में डूबी हुई है। ये कोल्हापुर की स्थिति है। कोल्हापुर में बेहिसाब बारिश और पंचगंगा नदी के उफान के कारण भीषण बाढ़ आई। 243 गांव में 10 से 20 फीट तक पानी भरा और चारों तरफ तबाही तैरने लगी। लेकिन अब शहरों का पानी कम हो रहा है, गांव में सैलाब नीचे उतर रहा है और देवदूत भी सैलाब में फंसे लोगों की दिन रात मदद कर रहे हैं। इस वक्त मैं शिरूर गांव में हूं, जहां पर पानी करीब 8 से 10 फीट के आसपास है, जहां पर कई लोगों के फंसे होने की जानकारी थी। जब एनडीआरएफ की टीमें पहुंची, कईयों को निकाला गया। इस पर हम बातचीत करेंगे सर से। इसके अलावा अभी क्या स्थिति है, क्या अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी है क्या, ये जानने के लिए एनडीआरएफ की टीम इस वक्त शिरूर गांव के अंदर अंदर पूरी तरह से सर्च कर रही है, ताकि अगर कोई एक भी व्यक्ति अगर फंसा मिले तो उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। एनडीआरएफ को पर लोगों का अथाह भरोसा है। लगभग 2-3 दिन से यहाँ पे काफ़ी पानी था, तो पिछले 2 दिन से हम यहाँ डिप्लॉयड हैं। अभी तक कुल मिला के हमने लगभग 2000 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है। आज सुबह से, क्योंकि कल रात से बारिश कम है, आज भी बारिश कम है, इसलिए धीरे धीरे जैसे पानी कम होता जा रहा है, वैसे सिविल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम लोगों को अभी भी हमारा काम चल ही रहा है। आज भी हमने काफ़ी कम से कम 100-150 लोगों को इवैक्यूएट किया है। तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति की वजह से सब कुछ ठप हो चुका है। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, कोल्हापुर। जरा सोचिए, सिर्फ एक राज्य में बाढ़ से 12,000 करोड़ का नुकसान, जबकि इस वक्त उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक आसमान से आफत बरस रही है। जमीन पर बाढ़ का कहर बरपा है। 2018 की यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल में भारत को 547 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और इस वर्ष जो तस्वीरें दिख रही हैं वो और भयावह हैं। गुजरात में, सौराष्ट्र, मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। यहां 209 तालुकाओं में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जूनागढ़ में गिरनार पर्वत और जंगल में 5 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डांग जिले में भी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। बस्तियों में पानी भर गया है। राजकोट जिले में नाले भी नदी की शक्ल ले चुके हैं। मोरबी रोड पर नाले में एक कार तिनके की तरह बहती चली गई। कार सवार दोनों लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस देश में मॉनसून देर से आया, लेकिन जब आया तो उसने अपना पूरा हिसाब किताब कर दिया और बल्कि यह कहा जाए देश में हर जगह बाढ़ की नौबत आ गई। फिक्र हिमाचल प्रदेश की, जहां बारिश के कारण लोक निर्माण विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से 13 जून से लेकर 18 जुलाई तक की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक बरसात से हिमाचल को करीब 214 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सड़क, पुल और सरकारी मकानों को 139 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। पूरे प्रदेश में 40 पक्के मकान और 19 कच्चे मकान ध्वस्त हुए हैं। बरसात में सड़क दुर्घटनाओं में 152 लोगों की मौत हो गई है। कल भी हिमाचल के किन्नौर में बारिश के बीच भयानक लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात हुई, जिसकी मार से मकान, गाड़ियां, पुल सब ध्वस्त हो गए। 9 पर्यटकों की मौत हो गई। देवभूमि में कुदरत का क्रोध बरपा तो पर्वत कांप उठे। बड़े बड़े चट्टान बर्बादी की शक्ल में नीचे गिरने लगे तो लोहे का पुल धराशायी हो गया। पहाड़ों से गिरे पत्थरों ने कई आशियाने उजाड़ दिए। कई मकान देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गए और जिंदगी और मौत के बीच के फासले कम नजर आने लगे। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं।
रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे बटसेरी के पहाड़ पर बड़ी बड़ी चट्टानें दरकनी शुरू हुई। उस समय सांगला छितकुल मार्ग पर गाड़ियां गुजर रही थी। इन्हीं गाड़ियों पर चट्टानों का मलबा गिर रहा था और लोग पत्थरों के सैलाब में दबकर अपनी जान गंवा रहे थे। ये तस्वीर डॉक्टर दीपा शर्मा की है। दीपा कुदरत के नजारे को देखने के लिए अकेले ही राजस्थान से निकली थी। हिमाचल पहुंचने के बाद पल पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रही थी। आखिरी पोस्ट में उन्होंने प्रकृति को मां बताया, लेकिन चंद मिनट बाद लैंडस्लाइड के कारण उनकी जान चली गई। दरअसल जिस समय लैंडस्लाइड हुआ उस समय पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर वहां से गुजर रहा था। टेंपो में 11 लोग सवार थे, लेकिन अचानक हुए लैंडस्लाइड की वजह से टेंपो पर जो चट्टान गिरी, उस चट्टान ने 11 में से 9 लोगों की जान ले ली, जिनमें 4 लोग राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के 2, दिल्ली और महाराष्ट्र के भी एक सैलानी की मौत हो गई। जैसे ही घटना की सूचना हमको मिली, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर टीमें भेज दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर और एसपी वहां मौके पर तुरंत पहुंच गए थे। आईटीबीपी के जवान, पुलिस के जवान और स्थानीय लोगों ने भी उसमें सहयोग किया। हिमाचल के क्षेत्र में अभी भी करीब 100 लोग फंसे हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन और सेना की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। और अब बात किसानों की। पिछले 9 महीनों से कृषि कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलन जारी है। इस मुद्दे पर हमने लगातार आपको नई जानकारियां दी और नए सवाल भी उठाए हैं। इस वक्त हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए दिख रहे हैं। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी आज कांग्रेस के नेताओं के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर संसद पहुंच गए और कहा कि मैं किसानों का संदेश लेकर आया हूं। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर आज भी किसानों की संसद बैठी और यहां भी किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों का विरोध हुआ। लेकिन हम आज ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकार के कानूनों से देश की खेती को नुकसान हो रहा है तो फिर भारत के कृषि फायदे में कैसे? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भारत दुनिया के उन 10 देशों में शामिल हो गया है जो कृषि आधारित निर्यात के मामले में सबसे बड़ा देश है। कृषि कानूनों की वापसी के लिए राहुल गांधी ने भले ही धरने पर बैठे किसानों की कमान ना संभाली हो, लेकिन आज वो ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थामे संसद जरूर पहुंच गए। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है किसानों के मुद्दे पर। राहुल गांधी ने कहा कि किसान जो है वह बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो इसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करना नहीं चाह रही है। संसद के बाहर के ये दृश्य हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है वो इस समय अंदर जा रहे हैं। आपको हम दिखाएं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पंजाब और हरियाणा के तमाम नेता राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर चल के आए और अब यहाँ से जो है अंदर संसद को जा रहे हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने निकले राहुल गांधी ने इस दौरान खुद नियमों को तोड़ दिया। वो बिना नंबर प्लेट लगे ट्रैक्टर पर बैठकर निकले। राहुल ने बिना पुलिस की इजाजत के ट्रैक्टर मार्च निकाला
और ऐसे वक्त में निकाला जबकि संसद के मानसून सत्र के दौरान आसपास वाले इलाके में धारा 144 लगी हुई है। यही वजह है कि पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। राहुल गांधी चाहे ट्रैक्टर पर चले, ऊंट गाड़ी पर चले या फिर साइकिल की सवारी करें, इससे किसी का कोई विरोध नहीं होगा कि वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम चुनते हैं। लेकिन नियमों का पालन तो होना ही चाहिए, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर कोई और नेता। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की संसद को चलाने का जिम्मा आज महिलाओं को सौंपा गया। आज समाज सेविका सुहासिनी अली को स्पीकर और सीमा हुड्डा को डिप्टी स्पीकर बनाया गया। किसानों को समर्थन देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और अभिनेत्री गुल पनाग भी जंतर मंतर पहुंची। आज राजनीति को एक समांतर राजनीति की जरूरत है और वो है जन आंदोलनों की राजनीति, क्योंकि पार्टियों के आधार पर चुनावी राजनीति से 31% वोट लेकर भी जो सत्ता में आते हैं वो जनता की बिल्कुल परवाह नहीं करते, उनको कुचलते हैं, संविधान को गिराते हैं। गुल पनाग का मानना है कि किसानों की ये संसद इस बात का उदाहरण है कि कानून बनने से पहले कैसे चर्चा होनी चाहिए। अगर सरकार ये बात मानने को तैयार है कि कानून में कमी है और हम उनमें अमेंडमेंट्स लाने को तैयार है, तो इस बात से क्यों वो मतलब पीछे हट रही है कि कानून गलत तरीके से पास किए गए। मुद्दा लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉलो करने का है यहाँ पर। और दूसरी बात, 7th शेड्यूल पे लेजिस्लेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो दो बड़े मुद्दे हैं। जब तक उन पे चर्चा नहीं होगी, जब तक सरकार उस पे अपनी पोजीशन नहीं बताएगी, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। इससे पहले आज संसद का मानसून सत्र एक बार फिर हंगामेदार रहा। कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी मामले को लेकर दोनों सदनों की कार्यवाही में बार बार रुकावट आई। किसानों की बात उठाने के लिए कोई ट्रैक्टर से संसद जा रहा है तो कोई जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन कर रहा है। लेकिन संसद के अंदर और संसद के बाहर ये किन किसानों की बात हो रही है? क्या ये उन किसानों का मुद्दा है जिनके बल पर भारत दुनिया के 10 बड़े कृषि उत्पाद निर्यात करने वाले देशों में शामिल हो गया? ये हमारे देश के किसान ही हैं जिनके दम पर भारतवर्ष 2019 में कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले 10 प्रमुख देशों में शुमार हो गया। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के 25 साल के निर्यात संबंधित ट्रेड को देखते हुए भारत को चावल, कपास, सोयाबीन और दूसरी फसलों के निर्यात में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल किया गया है। – 2019 में दुनिया के कुल कृषि उत्पाद से जुड़े निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.1% रही और इसी के साथ भारत 9वें स्थान पर रहा। हालांकि इस लिस्ट में यूरोपीय यूनियन पहले, अमेरिका दूसरे और ब्राजील तीसरे और चीन चौथे नंबर पर हैं। चावल निर्यात के मामले में भारत 33% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है, जबकि थाईलैंड 20% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है और 12% के साथ वियतनाम तीसरे नंबर पर बना हुआ है। ध्यान देने की बात यह है कि अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच भारत ने गेहूं के निर्यात में 727% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की। निर्यात का यह आंकड़ा 425 करोड़ रुपए से बढ़कर 3283 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह देश ने गैर बासमती चावल के निर्यात में भी 132% की बढ़ोतरी दर्ज की है। यह आंकड़ा 2019-20 के 13,030 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 30,277 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कौन सच्चा है कौन झूठा है। खैर, अब बात कोरोना की, जिसकी तीसरी लहर की आशंका के बीच राहत भरे आंकड़े सामने आ गए, लेकिन उसके साथ ही फिक्र बढ़ाने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक और देश में लगातार चौथे दिन डेली न्यू केसेस का आंकड़ा 40,000 से नीचे रहा। यह आंकड़ा और नीचे जा सकता है अगर लोग कोरोना से बचाव के नियम कायदों की अच्छी तरीके से पालन करें। लेकिन बहुत से लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी गवाही आज सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी भीड़ की तस्वीरें दी है। देखें जरा
सबसे खौफनाक तस्वीर महाकाल के दरबार में आई, जहां श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब था जिसने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के तब को तहस नहस कर दिया। हर हर महादेव के जयकारों की गूंज के बीच सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। ये भूल गई कि कोरोना काल है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां महामारी के इस काल में महाकाल के दर पर भारी भीड़ उमड़ी। भोलेनाथ के दर्शन के लिए भीड़ कोरोना से बचाव के नियम कायदों को रोनते हुए एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते। बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर में घुस गया। बहुत से लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था, तो बहुत लोगों ने सिर्फ रस्म अदायगी के लिए गले पर टांग रखा था, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्री बुकिंग के आधार पर एक दिन में 5000 श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह तड़के से ही दिखाई देने लगी, जिसको देखकर प्रशासन ने श्रद्धालुओं का प्रवेश फ्री फॉर ऑल कर दिया। देखते ही देखते भीड़ इतनी बढ़ गई कि संभालना मुश्किल हो गया। और फिर भगदड़ जैसे हालात बन गए। बैरिकेडिंग टूट गई, गिरते पड़ते हुए लोग अंदर जाने के लिए दौड़ पड़े। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। सिर्फ उज्जैन ही नहीं, भोले के दर पर भयंकर भीड़ की तस्वीरें देश के कोने कोने से आई। वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, दिल्ली और गाजियाबाद समेत कई शहरों में मंदिरों के बाहर 2 गज की दूरी का ध्वस्त करते हुए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई पड़ी, जो संक्रमण को खुलेआम नियंत्रण से कम नहीं। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का रेला बाबा विश्वनाथ के दर पर भी दिखा। भोलेनाथ के दर्शन के लिए जहां देश के कोने कोने से लोग पहुंचे, मंदिर से लेकर गंगा किनारे के घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का ये सैलाब अपने साथ सोशल डिस्टेंसिंग को बहा ले गए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ में बहुत सारे लोग बिना मास्क के पहुंचे थे। कोरोना काल में वायरस को मजबूत करने वाली भीड़ कानपुर में भी दिखाई थी। भक्ति में डूबे ये लोग भूल गए कि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग से दूरी और मास्क नहीं लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। इन सबको खतरे का पता है, सबको मालूम है कि क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी भीड़ का हिस्सा बनने से किसी को कोई गुरेज नहीं। सोचिए, कहीं ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट तो ना बन जाए। लेकिन लोग नहीं सोच रहे। हमारे और आपके सोचने से क्या फर्क पड़ता है, इन लोगों को सोचना चाहिए। खैर, ये तमाम तस्वीरें देखकर साफ है कि लोग पूरी तरह लापरवाही पर उतारू हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स को कुचला जा रहा है। आज जैसी भीड़ मंदिरों में उमड़ी, वैसी ही भीड़ चंद दिनों पहले बकरीद मनाने के लिए देश के कई शहरों में, बाजारों में दिखाई पड़ी थी। और उससे पहले हिल स्टेशनों पर आई सैलानियों की सुनामी ने तो को सबने देखा। ऐसा लग रहा था कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन इस गलतफहमी में ना रहे। कोरोना कहीं नहीं गया है। जितना खतरनाक पहले था उससे ज्यादा खतरनाक हो गया है। मगर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि अगर गलती से भी कोरोना की चपेट में आकर अस्पताल जाना पड़ गया तो उनकी जान पर एक नई आफत आ सकती है, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त अमेरिका में आई हुई है। अमेरिका के अस्पतालों में इन दिनों कैंडिडा ऑरिस नाम का एक फंगस तेजी से फैल रहा है। इस फंगस को लाइलाज कहा जा रहा है क्योंकि इसके ज्यादातर मामलों में दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। कैंडिडा ऑरिस ईस्ट इन्फेक्शन का बेहद खतरनाक रूप है। यह इंसान की त्वचा पर जीवित रह सकता है और फिर घाव के रास्ते खून में घुस जाता है और खतरनाक संक्रमण फैलाता है।
कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को आसानी से शिकार बनाता है। खून, दिमाग या दिल में पहुंचने पर जानलेवा भी साबित हो रहा है। और ये खतरनाक फंगस के मामले पिछले 8 साल से भारत में भी मिल रहे हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये मुख्य रूप से अस्पतालों में फैलता है, संक्रमित सतहों या चीजों को छूने से फैलता है। ये फंगस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। मरीज की मौत के बाद भी ये जिंदा रहता है। इस फंगस से संक्रमित होने के प्रमुख लक्षण है बुखार, कपकपी। इसकी वजह से आने वाला बुखार और कपकपी एंटीबायोटिक्स लेने पर भी खत्म नहीं होता है। एक स्टडी के मुताबिक इससे संक्रमित होने वाले मरीज की 30 दिन में मौत हो सकती है। टोक्यो ओलंपिक में कल की तरह आज भी भारत की झोली खाली रही। भारत को आर्चरी में काफी उम्मीद थी, लेकिन वहां से उसे निराशा हाथ लगी। लेकिन बावजूद इसके समझने लायक बात यह है कि यह वक्त मायूसी का नहीं बल्कि सही मौके के इंतजार का है। भारत के कई मजबूत दावेदारों का मोर्चा अभी संभालना बाकी। 24 जुलाई को मीराबाई चानू ने इतिहास रचा। इसके बाद 25 और 26 को भारत के खाते में कोई मेडल नहीं आया। भारतीय फैंस मायूस होने लगे, इंतजार बढ़ा तो चिंताएं भी। चिंता इसी बात की है कि कहीं मेडल टैली में भारत के नाम एक मेडल ही तो नहीं रह जाएगा। सौरभ चौधरी, मनु भाकर और भारतीय तीरंदाजी टीम मेडल की दावेदार थी। वो जीत नहीं पाए तो चेहरे हमारे भी बुझने लगे, लेकिन हम ये चिंता दूर कर देते हैं। हम आपको बताते हैं कि दरअसल 25 और 26 तारीख को ज्यादातर इवेंट ऐसे थे जिसमें हमारी हिस्सेदारी भी किसी उपलब्धि से कम नहीं। अब आप भवानी देवी और सुतीर्था मुखर्जी की ही बात कर लीजिए। इन दोनों ने ओलंपिक में भारत की दावेदारी पेश कर भी इतिहास ही रचा। भवानी तो ओलंपिक में तलवारबाजी में भारत की नुमाइंदगी करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। खैर, तो अब आपको बताते हैं कि वक्त मायूसी का कतई नहीं। अब भी भारत के पास मेडल के मजबूत दावेदार मौजूद हैं। इन मजबूत दावेदारों में है दीपिका कुमारी, जिनकी व्यक्तिगत स्पर्धा में दावेदारी अभी बाकी है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है। बजरंग पूनिया, जो रेसलिंग में 65 किलोग्राम में भारत का दावा पेश करेंगे, जो वर्ल्ड नंबर 1 है। विनेश फोगाट, जो रियो में चोटिल हो गई थी और इस बार 53 किलोग्राम वर्ग में दोगुने जोश के साथ मैट पर उतरेंगी। अमित पंघाल, जो बॉक्सिंग में विश्व के नंबर 1 बॉक्सर के तौर पर दावा पेश करेंगे, 52 किलोग्राम वर्ग में दावा पेश करेंगे। मैरी कॉम, जो करिश्माई बॉक्सर हैं, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं, जीत के साथ टोक्यो ओलंपिक का सफर शुरू कर चुकी हैं। पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन में रियो ओलंपिक्स का सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, टोक्यो में भी उन्होंने जीत के साथ सफर शुरू किया है। नीरज चोपड़ा, जिनसे जैवलिन थ्रो में काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा मनु भाकर, सौरभ चौधरी, राही सरनोबत जैसे निशानेबाज और भारतीय हॉकी टीम को भी मेडल की उम्मीद से नकारना जल्दबाजी होगी। लिहाजा वक्त मायूसी का नहीं बल्कि मौके के इंतजार और अपने एथलीट्स पर भरोसा बनाए रखने का है। और अब देखते हैं जो है सो। स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं। न्यूज वालों को बच्चे बता रहे थे कि स्कूल खुलने से वो बड़े खुश हैं। कवरेज हो जाने के बाद मैंने एक बच्चे से पूछा, तो बेटा अब तो मजा आएगा, स्कूल, दोस्त, टीचर्स, खेलकूद। बोला देखिए, कहे सुने पर मत जाइए। कई बच्चे इस बात से उदास हैं और अब तो बस तीसरी लहर का ही सहारा है। मैंने कहा क्यों? बोले फिर से वही रोज की भाग दौड़ शुरू। कितना आराम था, बिना किसी बहाने के, बिना किसी गिल्ट के घर में रहने को मिल रहा था। मामला ऑनलाइन था तो बीच में कैमरा ऑफ करके थोड़ा सा गुठली मार लेना भी आसान था। अब फिर से वही यूनिफॉर्म, टाइम पे उठना, आना जाना। और तो और जो हालात है उसमें इस साल जनरल प्रमोशन भी नजर नहीं आ रहा। हो सकता है परीक्षा भी देनी ही पड़े। मैंने पूछा कितने स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा सोच रहे हैं जैसा तुम सोच रहे हो? वो बोला कुछ को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर ऐसे ही हैं। अब वो सच बोल रहा था या कुछ और पता नहीं, पर मैं सोच रहा था दिल पर कुछ भी बीते, कैमरे के सामने हर अधिकारी को भ्रष्टाचार को खराब और हर स्टूडेंट को स्कूल जाने को मजेदार बताना ही पड़ता है। अपने भी दिन याद आ रहे थे। कौन सा बहाना नहीं बनाया था छुट्टी मारने के लिए। लेकिन उस दौर में बात जुदा थी। स्कूल जाओ तो मास्टर कूट देते थे और ना जाओ तो घर वाले। बाकी तो जो है तो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।